तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और शुरू करेंगे हमारे टाइटल से। तो आज के हमारे आर्टिकल का टाइटल आता है नो पाथ टू पीस ऑन इजराइल्स रिजेक्शन ऑफ पीस प्लान। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि अब शांति तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है कि कैसे इजराइल ने पीस प्लान यानी कि जो शांति बनाने या फिर जंग को रोकने का जो प्लान बनाया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि जब दो साइड्स के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही होती है तो जो बाकी देश होते हैं वो मिलकर एक रास्ता निकालते हैं ताकि दोनों तरफ से जो है वो हमले रुक सके। लेकिन जब कोई देश उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि मतलब कि हाँ बोलने से या फिर स्वीकार करने से मना कर देता है, तो वो जो बात है वो वहीं पर रुक जाती है। तो इस हेडलाइन में बस यही बताया गया है कि इजराइल के इस स्टेप यानी कि इस कदम की वजह से अब आगे जो है वो शांति होने के कोई चांसेस नहीं, मतलब कि ना के बराबर हो गए हैं। यानी कि इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि इजराइल ने जंग रोकने वाले प्लान को नकार दिया है, जिस वजह से अब वहां पर जो है वो शांति होने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों क्योंकि हमने जो है वो हमारा टाइटल डिस्कस कर लिया तो एक चीज़ हमें पता चल चुकी है कि आज के हमारे जो है वो आर्टिकल का थीम कैसा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, क्योंकि पैसेज का मेन फोकस जो है वो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर है, गाजा वॉर पर है, हमस पर है, यूएस इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इजराइल की मिलिट्री पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, सीज फायर और वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी कुछ जो है वो मतलब की बातें की गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखने के बाद हमें पता चलता है कि आज के हमारे एडिटोरियल का जो थीम है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है वो हेडलाइन के नीचे हमें एक और टाइटल दिया जाता है, एक और लाइन दी जाती है जिसमें लिखा है इजराइल्स रिजेक्शन ऑफ पीस प्लान शोज इट्स इंटेंट टू सब्जुगेट गाजा। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि इजराइल ने शांति वाले प्लान को एक्सेप्ट करने से जो मना किया है ना, उससे उनकी जो है वो असली इंटेंट साफ दिखती है। इंटेंट यानी कि जो इरादा है, जो मंशा है ना, वो साफ दिखती है कि वो गाजा को जो है वो सब्जुगेट करना चाहते हैं, यानी कि अपने नीचे दबाना चाहते हैं, फिर पूरी तरीके से कंट्रोल में लाना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे एडिटोरियल्स में जब ऐसा बोला जाता है तो मतलब ये होता है कि बात सिर्फ अपनी सुरक्षा या फिर डिफेंस की नहीं है। जब कोई देश है हर शांति के ऑफर को नकार देता है तो सामने जो है वो वही मैसेज जाता है कि वो दूसरी जगहों के लोगों को जो है वो आज़ादी नहीं देना चाहता। गाजा के मामले में जो है मतलब कि वो भी यहीं पर मतलब कि कहा गया है कि शांति प्लान को जो है वो ना बोलने का मतलब यही निकलता है कि इजराइल वहाँ के एरिया और वहाँ के लोगों पर अपना पूरा कब्जा और दबाव बनाए रखना चाहता है। यानी कि इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि इजराइल का पीस प्लान को रिजेक्ट करना ये साफ दिखाता है कि वो गाजा में शांति नहीं बल्कि वहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल और दबाव बनाना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमने समझा है। दोस्तों गाजा जो है वो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जो कि सालों से ब्लॉकेड यानी कि चारों तरफ से मतलब कि एक तरीके से पाबंदी को फेस कर रहा है। ठीक है, तो जब कंट्री में कोई पीस प्लान रिजेक्ट होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि जो दुनिया भर के अलग अलग देश है उस पर जो है वो जियो पॉलिटिक्स और जो ह्यूमन राइट्स है उनके हिसाब से काफ़ी प्रेशर बनाती है। तो इस चीज़ को आपको जो है वो मतलब कि समझ कर चलना है। अब इसी के साथ जो है वो हमने हमारे टाइटल तो डिस्कस कर लिए हैं, अब हमारे जो है वो आर्टिकल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है इट हैज़ बिन नियरली अ ईयर since the US brokered ceasefire supposedly ended Israel's bombardment and decimation of Gaza। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि लगभग एक साल हो चुका है कि जब यूएस ने बीच बचाव करके सीज फायर करवाया था। सीज फायर यानी कि सीज फायर का मतलब होता है जंग का रोकने का समझौता या फिर जो रुकावट है वो करवाई थी, जिससे ये देखा गया था कि इजराइल की तरफ से गाजा पर होने वाली जो बम्बार्डमेंट है यानी कि जो हमले हैं, बमबारी है, और जो डेसिमेशन है, डेसिमेशन का मतलब होता है किसी जगह का पूरी तरीके से मतलब कि तबाह या फिर बर्बाद कर देना। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, मतलब कि ये बमबारी और ये जो बर्बादी है ये रुक गई है अब। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद, सीज फायर होने के बाद। ठीक है, तो एडिटोरियल यहाँ पर जो है वो मतलब कि ध्यान इस बात पर दिला रहा है कि पेपर पर तो ये मतलब कि बोला गया था कि जंग जो है वो रुक गई थी
ओके, यानी कि शांति आ गई है। लेकिन असलियत में ऐसी बातें सिर्फ नाम की रहती है। जब कोई कंट्री किसी इलाके का डेसिमेशन यानी कि बड़े स्तर पर विनाश या फिर तबाही कर देती है, तो सिर्फ एक सीज फायर का सिग्नेचर यानी कि मतलब कि कोई दस्तखत हो जाने से पुरानी जो तबाही है और जो लोगों की तकलीफ है वो खत्म नहीं हो जाती। इस लाइन में जो है वो एक तंज यानी कि एक टॉन्ट या फिर एक सरकाज़म भी है कि सपोजिटली यानी कि जैसे माना गया था या फिर जैसे मतलब कि दिखावा किया गया था, बोलकर ये दिखाया गया कि भाई पीस या फिर मतलब कि शांति जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए थी, ज़मीन पर जो है वो हालत बदले नहीं है। यानी कि इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि यूएस के द्वारा करवाए गए समझौते को लगभग 1 साल हो गया है, जिससे ये कहा गया था कि इससे जो है वो मतलब कि इजराइल के गाज़ा पर जो है वो मतलब कि चल रहे हमले और पूरी तरीके से जो तबाही है वो रुक जाएगी। लेकिन ये बस जो है वो मतलब कि कहने सुनने तक बातें थी, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है, बट सिंस द सीज फायर Israel strikes have killed nearly 1,300 Palestinians and its force hold about 65% of the strip where much of 2 million population lives in tent camps amid rubble with the schools and hospitals shut। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन का मतलब है कि सीज फायर यानी कि जो जंग को रोकने का जो समझौता था वो होने के बावजूद इजराइल के जो हमले हैं उनमें जो है वो लगभग 1300 पैलेस्टीनियन लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही जो है वो उसकी फ़ौज ने पूरे स्ट्रिप का मतलब होता है कि गाज़ा का जो इलाका है, जो ज़मीन है, जो टुकड़ा है ज़मीन का, तो उसके करीब जो है वो 65% का जो हिस्सा है वो अपने यानी कि अपने कब्जे में मतलब कि बनाया हुआ है। वहाँ के लगभग 20 लाख लोग अभी भी जो है वो मलबे के बीच तंबू मतलब कि तान कर जो है वो रहने को मजबूर है और वहाँ के जो सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। यानी कि दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि कैसे पेपर पर जंग रुकने की बात के बावजूद ज़मीन पर जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, जब किसी जगह की दो तीसरा ज़मीन पर मतलब कि आर्मी का होल्ड यानी कि कब्जा या फिर कंट्रोल हो और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि इलाज और जो पढ़ाई है वो ठप हो चुकी हो, तो उसे जो है वो मतलब कि कहने को तो सीज फायर बोलते हैं, पर असलियत में वो जो है वो वॉर या फिर जंग जैसा ही होता है, उससे कम भी नहीं होता। ठीक है, लोगों का अपने ही घरों से बेघर होकर मतलब कि रबल यानी कि टूटी हुई इमारतों के मलबे में रहना, और वही मतलब कि हालत ख़राब को बयान करता है कि भाई हॉस्पिटल्स भी बंद हो चुके हैं, स्कूल्स भी बंद हो चुकी है, कोई मतलब कि प्रोग्रेस नहीं है और रहने की इतनी किल्लत है, दिक्कत है कि लोग जो है वो मतलब कि टूटी हुई बिल्डिंग के मलबे के पास ही रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि अभी तक जो है वो सारी चीज़ें मतलब कि ठीक नहीं हुई है। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि सीज फायर के बाद भी इजराइल के हमलों में 1300 लोग मारे जा चुके हैं। गाज़ा की 65% ज़मीन पर आर्मी का कब्जा है और वहाँ के 20 लाख लोग बिना स्कूल और हॉस्पिटल के मलबे के बीच तंबू तान के दिन या रात काट रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, aid remains severely restricted while Israel has blocked reconstruction, insisting that Hamas disarm first। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि एड का मतलब होता है मदद का सामान, जैसे कि खाना, दवाई या फिर जो पानी की सप्लाई होती है वो। तो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि इन सारी चीज़ों की जो सप्लाई है वो अभी भी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोकी हुई है या फिर पाबंदी के साथ जो है वो मतलब कि की गई है, यानी कि पाबंदी लगाई हुई है इन सारी चीज़ों पर। साथ ही इसराइल ने रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि जो तबाही हुई जगहों का जो दोबारा बनाना है या फिर जो दोबारा निर्माण करना है उसके काम पर भी रोक लगा कर रखी है, और उसकी शर्त ये है कि पहले हमस डिसाम यानी कि अपने जो सारे हथियार है वो छोड़ो या फिर सरेंडर करे, तब जाके ये सारी चीज़ें जो है वो वापस हम जो है वो ठीक करेंगे। यानी कि ऐसे मामलों में जब एड रिस्ट्रिक्टेड यानी कि पाबंदियों में मतलब कि घिरी हुई रहती है, एड रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो ज़मीन पर आम लोगों तक जो है वो ज़रूरी सामान नहीं पहुंच पाता। इजराइल का कहना है कि जब तक हमस अपने हथियार नहीं डाल देता है तब तक वो गाज़ा को दोबारा जो है वो बनाने की इजाज़त देगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इस शर्त की वजह से वहाँ के जो लाखों आम लोग हैं वो बिना घर मकान के, खाने के और इलाज के जो है वो उन्हें रहना पड़ रहा है, सर्वाइव करना पड़ रहा है। यानी कि इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या था कि गाज़ा में मदद का जो सामान है वो अभी भी बहुत ही कम पहुंच रहा है, और इजराइल ने जो है वो साफ कह दिया है कि जब तक हमस अपने हथियार नहीं त्यागता तब तक वहां पर कोई भी दोबारा मतलब कि मकान या फिर कोई भी चीज़ बनाने का काम जो है वो शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, Yet, when Hamas agreed to decommission and store its heavy weapons in phases, with the US-backed Palestinian technocrats in step with a gradual Israeli withdrawal as part of a 15-point roadmap proposed by Donald Trump-led Broad of Peace, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to accept this। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि फिर भी जब हमस ने जो है वो अपने हैवी वेपन्स यानी कि जो भारी और जो बड़े हथियार हैं उनको फेजेस यानी कि मतलब कि अलग अलग चरणों या फिर स्टेप वाइज में डी कमीशन यानी कि काम से हटाना या फिर इस्तेमाल से बाहर करने और
टोर करने पर जो है वो हाँ बोल दी थी, तो भी बात जो है वो नहीं बनी। इस प्लान के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की जो बोर्ड ऑफ पीस द्वारा दिए गए जो मतलब कि 15 पॉइंट रोड मैप था, यानी कि आगे बढ़ने का जो स्टेप बाय स्टेप प्लान था, उसके तहत यूएस बैक्ड, यानी कि जिसको अमेरिका का सपोर्ट हो, पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स यानी कि जो पढ़े लिखे और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो सरकार चलाते हैं, उनको आगे आना था। और साथ ही जो है वो इसराइल को भी मतलब कि ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे करके विड्रॉल, यानी कि अपनी फौज को जो है वो मतलब कि पीछे हटाना है, फिर वापस बुलाना, उसे विड्रॉल कहते हैं, तो विड्रॉल करना था। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रपोजल यानी कि इस प्रस्ताव को मना कर दिया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया। यानी कि लाइन दिखाती है कि जब सामने वाली पार्टी हथियार डालने और स्टेप वाइज प्रोसेस के लिए तैयार भी हो गई थी, जो कि यूएस के द्वारा बनाए गए मतलब कि प्लान पर बेस्ड था, तब भी नेतन्याहू ने जो है वो मतलब कि इस पीस प्लान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि भाई सेटलमेंट यानी कि जो समझौता या फिर जो मामला सुलझाना ना होने के पीछे सिर्फ एक ही तरफ की मतलब की गलती नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की मतलब की तरफ से भी जो है वो प्लान को रिजेक्ट करने की वजह से जो शांतिकारी जो रास्ता है वो वहीं पर रुक जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमस ने भी ट्रंप के 15 पॉइंट मतलब कि जो प्लान है उसके तहत अपने जो बड़े हथियार हटाने और जो यूएस के सपोर्ट वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंट्रोल देने पर हाँ भर दी थी, यानी कि हामी भर दी थी, तब भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो है वो मतलब कि इस प्लान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। He said Israel was ruling out the 15-point document and that there would be no withdrawal until Hamas gave up heavy weapons, lighter weapons, all weapons। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन का मतलब है कि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल के जो 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट यानी कि जो 15 बातों वाले जो शांति प्लान या फिर जो ड्राफ्ट को मतलब कि रूलिंग आउट मतलब कि कर रहा है, रूलिंग आउट कर रहा है यानी कि पूरी तरीके से खारिज कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हमस अपने हैवी वेपन्स यानी कि जो बड़े और भारी हथियार है, जो लाइटर वेपन्स है यानी कि जो हल्के और छोटे हथियार है, यानी कि अपने सारे के सारे वेपन्स हथियार नहीं छोड़ देता, तब तक इजराइल की जो फौज है वो वहाँ से कोई विड्रॉल यानी कि फौजी जो है वो वापस पीछे हटाने नहीं देगी या फिर ऐसा मतलब कि विड्रॉल नहीं करेगी। यानी कि नेतन्याहू के मतलब कि एकदम रेजिड यानी कि जो कट्टर या फिर जो ना झुकने वाले स्टैंड है, उस चीज़ को ये दिखा रही है कि ट्रंप के प्लान में जो है वो स्टेप वाइज यानी कि जो धीरे धीरे करके हथियार हटाने की बात थी, लेकिन नेतन्याहू ने जो है वो इस आधी अधूरी बात को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि भाई जब तक पूरी तरीके से डिमिलिटराइजेशन नहीं हो जाता, यानी कि मतलब कि किसी जगह से सारे हथियार ख़त्म नहीं कर दिए जाते, तब तक जो है वो उनकी सेना गाज़ा में बनी रहेगी और वो किसी भी प्लान पर जो है वो साइन नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों आगे बताया जाता है, Israel is keen not only on Hamas disarmament but also on the total subjugation of Gaza at a continuing cost to civilians and children। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि इजराइल जो है वो सिर्फ हमस के डिसआर्मामेंट यानी कि हथियार छीनना, डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हथियार छीनना या फिर पूरी तरीके से हथियार मुक्त करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इजराइल जो है वो सिर्फ हमस के डिसआर्मामेंट पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो गाजा को पूरी तरीके से मतलब कि सब्जुगेशन का क्या मतलब होता है, अपने नीचे दबाना या फिर पूरी तरीके से गुलाम या फिर कंट्रोल में रखना। ठीक है, यानी कि वो मतलब कि सिर्फ हमस के डिसआर्मामेंट पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो गाजा को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, सब्जुगेट करना चाहता है, चाहे इसकी वजह से वहाँ के जो सिविलियंस है यानी कि जो आम नागरिक है, जो निर्दोष लोग हैं और जो बच्चों हैं, उनको चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यानी कि एडिटोरियल यहाँ पर साफ बोल रहा है कि इजराइल का जो असली मकसद है वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी या फिर दुश्मन के हथियार छीनना नहीं है, वो गाजा पर अपना एक ऐसा कब्जा या फिर दबाव बनाना चाहता है जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनके पास कोई आज़ादी या फिर हक ना बचे। और इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन आम लोगों और मासूम बच्चों को उठानी पड़ रही है जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है, It faces genocide proceedings at the International Court of Justice, while the International Criminal Court has issued an arrest warrant for Mr. Netanyahu, who also faces a corruption trial still before the courts। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि इजराइल की जो आईसीजी है, यानी कि मतलब कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो देशों के बीच के मामले को देखती है, उसमें जो है वो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार या फिर मतलब कि जो किसी पूरे कम्युनिटी या फिर ग्रुप को ख़त्म कर देने का आरोप, यानी कि इंसानों को मारना। ठीक है, बहुत ही बड़े पैमाने में। तो इजराइल की जो आईसीजी है उसमें जो है वो जेनोसाइड के प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कानूनी कार्रवाई या फिर जो कोर्ट का केस है उसका सामना कर रहा है। इसी के साथ ही जो है वो आईसीसी यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो सबसे बड़े मतलब कि
अपराध करने वाले लोगों पर केस चलाती है, उसने जो है वो पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट यानी कि गिरफ्तारी का जो आदेश या फिर जो ऑर्डर है वो इशू कर दिया है। जबकि खुद उनकी अपने देश की जो कोर्ट है उसमें जो है वो उन पर जो है वो करप्शन ट्रायल यानी कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का आरोप का जो ट्रायल मुकदमा जो है वो पहले से ही चल रहा है। यानी कि इस लाइन में ऑथर ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल और उसके जो पीएम है नेतन्याहू, उन पर जो है वो इंटरनेशनली यानी कि दुनिया भर के लेवल पर और उनके अपने देश में कानूनी शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। उन पर जो है वो पूरे इलाके को तबाह करने के इंटरनेशनल आरोप तो हैं ही, साथ ही में उन पर जो है वो वॉर क्राइम्स यानी कि जो जंग के दौरान किए गए जो अपराध है उनके लिए गिरफ्तारी का मतलब कि साया भी मंडरा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि सिंपल लाइन में क्या बताया गया है हमें कि इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस जो है वो सामना कर रहा है। आईसीसी ने जो है वो पीएम नेतन्याहू को जो है वो मतलब कि अरेस्ट का वारंट उनका निकला हुआ है और उन पर जो है वो उनके अपने ही देश की कोर्ट में जो है वो भ्रष्टाचार का ट्रायल भी चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, by promising the complete destruction of Hamas, he has been trying to stay in power by retaining the support of the jingoistic right wing. Any concession on withdrawal would invite political repercussions for his right wing coalition in election due in October. इस तरीके से बताया गया है। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि हमस को पूरी तरीके से तबाह करने का जो वादा करके पीएम नेतन्याहू जिंगोइस्टिक का क्या मतलब होता है? कट्टर राष्ट्रवादी या फिर जंग को पसंद करने वाले जो है वो मतलब कि उसे हम जो है वो जिंगोइस्टिक कहते हैं। यानी कि हमस को पूरी तरीके से तबाह करने का वादा करके पीएम नेतन्याहू जिंगोइस्टिक राइट विंग यानी कि जो मतलब कि दाएं बाजू की जो राजनीतिक विचारधारा या फिर जो कट्टरपंथी नेता है उनको सपोर्ट बनाए रखकर अपनी पावर यानी कि सत्ता या फिर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सेना के विड्रॉल यानी कि सेना की वापसी या फिर पीछे हटने पर कोई कंसेशन यानी कि छूट या फिर ढील देते हैं तो इसे अक्टूबर में होने वाले जो इलेक्शन है यानी कि जो चुनाव है उसमें उनकी जो है वो राइट विंग कोएलिशन यानी कि जो गठबंधन सरकार है उनको सीवियर पॉलिटिकल रेपरकशंस यानी कि मतलब कि गंभीर राजनीतिक नतीजे या फिर जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। यानी कि एडिटोरियल यहाँ पर जो है वो नेतन्याहू की राजनीतिक मजबूरी और उनके जो पर्सनल मोटिव्स है यानी कि जो स्वार्थ है या फिर जो मकसद है उसको हाईलाइट कर रही है। तो नेतन्याहू की जो सरकार है तो वो जो सरकार जिन कट्टरपंथी नेताओं के दम पर टिकी है वो किसी भी कीमत पर गाजा की फौज हटाने के खिलाफ है। ठीक है, अगर नेतन्याहू शांति समझौते में थोड़ी सी भी ढील देते हैं या फिर फौज जो है वो वापस बुला लेते हैं तो उनकी जो गठबंधन सरकार है वो गिर सकती है। इसलिए अक्टूबर में होने वाले चुनाव में अपने कुर्सी और गठबंधन को बचाने के लिए उन्होंने हमस को पूरी तरीके से मतलब कि खत्म करने का जो नारा है वो पकड़ लिया है, चाहे इसकी वजह से शांति वाली जो बातचीत है वो पूरी तरीके से मतलब कि टूट ही क्यों ना जाए, यानी कि इस तरीके का जो प्लान है वो खत्म ही क्यों ना हो जाए। यानी कि इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि नेतन्याहू हमस को पूरी तरीके से खत्म करने की बात सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनका जो है वो मतलब कि कट्टरपंथी वोट बैंक जो है वो बना रहे, क्योंकि गाजा से जो है वो सेना हटाने पर अक्टूबर के इलेक्शंस में उनकी जो गठबंधन सरकार है उसको बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों आगे यहाँ बताया जाता है, The war on Iran launched by Mr. Trump and Israel on February 28 to effect a regime change has proved to be a disaster, setting off a fuel crisis that has affected several countries. यानी कि इस लाइन का मतलब है कि मिस्टर ट्रंप और जो इजराइल है उसने जो है वो 28 फरवरी को ईरान पर जो वॉर यानी कि जंग या फिर जो हमला शुरू किया था ताकि वहाँ की जो रेजिमे है वो चेंज किया जा सके, यानी कि वहाँ की जो सरकार है या फिर वहाँ का जो है वो तख्ता पलट किया जा सके। तो वो एक पूरा डिजास्टर यानी कि बड़ा संकट या फिर तबाही साबित हुई है। इस जंग की वजह से फ्यूल क्राइसिस यानी कि जो डीजल पेट्रोल या फिर जो तेल का जो बड़ा संकट है वो पैदा हो चुका है, जिसने दुनिया के कई देशों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है या फिर परेशान किया है, अफेक्ट किया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो है एडिटोरियल ये बताना चाहता है कि ईरान में सरकार बदलने के इरादे से जो हमला किया गया था वो प्लान पूरी तरीके से उलट पुलट हो गया है। ठीक है, जब ईरान पर हमला हुआ तो वहाँ से होने वाली जो ऑयल सप्लाई है यानी कि जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो रुक गई या फिर वो खराब हो गई। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो पेट्रोल डीजल की जो है वो कमी हो गई और दाम जो है वो बढ़ गए, जिसका खामियाजा सिर्फ ईरान या फिर इजराइल को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। With the Strait of Hormuz barely functioning, rising cost of American petrol and fertilizers have begun to affect the US economy, leading to Mr. Trump seeking a face-saving breakthrough in West Asia. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस लाइन का मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है, तो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का मतलब कि तेल गुजरता है, यानी कि वहाँ से जो है वो मतलब कि जो तेल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है।
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बेयरली फंक्शनिंग यानी कि ना के बराबर चलने या फिर लगभग बंद होने की वजह से अमेरिका में जो है वो पेट्रोल और जो फर्टिलाइजर्स है यानी कि जो खेती की खाद है या फिर जो पेट्रोल है उनका जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बढ़ गया है। और इस बढ़ते खर्चे ने अब यूएस इकोनॉमी यानी कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था या फिर जो आर्थिक हालत है उस पर बुरा असर डालना जो है वो शुरू कर दिया है, जिस वजह से मिस्टर ट्रंप अब वेस्ट एशिया यानी कि जो वेस्ट एशिया या फिर जो मिडल एशिया है उसमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे उनकी जो फेस सेविंग यानी कि इज्जत बचा लेने या फिर जो बेइज्जती होने से बचाना उसे हम फेस सेविंग कहते हैं वो हो सके और कोई जो है वो ब्रेक थ्रू जो है वो निकल आए यानी कि कोई जो है वो बड़ी कामयाबी या फिर जो मामले का हल है तोड़ है वो निकल आए। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसा इंपॉर्टेंट रास्ता बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है तो तेल और जो खाद्य जैसी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी ट्रांसपोर्ट यानी कि वो भी रुक जाती है। इसकी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश में मतलब कि इसमें भी जो है वो महंगाई बढ़ने लगती है जिसका डायरेक्टली असर वहाँ के आम लोगों पर पड़ता है। तो ट्रंप ने जो ईरान पर हमला किया था उसका उल्टा असर अब उनकी अपनी इकोनॉमी पर पड़ रहा है, इसलिए अब वो जो है वो जल्द से जल्द इस मामले में कोई समझौता या फिर मतलब कि कोई शांति करवाना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती ना हो और ये दिखाया जा सके कि उन्होंने जो है वो मसला पूरी तरीके से हल कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। आगे बताया जाता है waning sympathy for Israel as the US midterm elections approach also explain the broad proposal. While the farcical broad vision of a new Gaza, free trade zone, privatized infrastructure, no Palestinian representation on the board resembles an attempt at a naked profiteering following the disastrous conflict, the 15-point proposal would actually be welcomed by the battered people of Gaza. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन का मतलब है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस यानी कि जो सरकार के बीच में जो होने वाले जो चुनाव है वो पास आ रहे हैं और वहाँ के लोगों में जो है वो इजराइल के प्रति वेनिंग सिंपैथी यानी कि घटती हुई हमदर्दी या फिर जो कम होता हुआ सपोर्ट है उनको देखते हुए ट्रम्प के जो बोर्ड ऑफ पीस ने जो 15 पॉइंट प्रपोजल यानी कि शांति का जो प्रस्ताव आगे रखा है, हालांकि इस फार्सिकल यानी कि फार्सिकल का मतलब होता है इस दिखावटी बेकार या फिर इस मजाक जैसे बोर्ड का न्यू गाजा को लेकर जो विजन है यानी कि जो सोच या फिर जो प्लान है, जैसे कि वहाँ पर फ्री ट्रेड जोन बनाना है यानी कि बिना टैक्स वाला जो व्यापारिक क्षेत्र बनाना है, प्राइवेटाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है यानी कि मतलब कि सड़क और बिजली जैसे ज़रूरी चीज़ों को प्राइवेट कंपनीज को बेचना, और बोर्ड में जो है वो मतलब कि एक भी पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन यानी कि मतलब कि ना रखना यानी कि लोगों की जो हिस्सेदारी है पैलेस्टीनियन लोगों की हिस्सेदारी या फिर प्रतिद्वंदित्व, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं रखनी है। या ये जो पूरी तरीके से यानी कि मतलब कि इस तरीके से तबाह हुई जंग के बाद जो है वो नेकेड प्रॉफिटरिंग यानी कि जो एक तरीके से लूट या फिर बिना किसी शर्म के खुली तरीके से जो है वो खुले मुनाफेखोरी जैसा लगता है, ठीक है। पर फिर भी ये 15 पॉइंट प्रपोजल बैटर्ड गाजा के लोगों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। बैटर्ड यानी कि बुरी तरीके से टूट चुके या फिर जो परेशान हो चुके जो लोग हैं गाजा के, उनके लिए एक तरीके से राहत की बात हो सकती है। यानी कि यहाँ पर हमारा एडिटोरियल हमें ये बताना चाहता है कि ट्रम्प की तरफ से ये जो प्लान है वो लाने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अमेरिका में लोग जो है वो अब इसराइल को मतलब कि अंधाधुंध सपोर्ट देने के खिलाफ हो रहे हैं और चुनाव में जो है वो नुकसान ना हो, इसलिए ट्रम्प ने ये जो है वो पीस प्लान बना लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ इस बोर्ड का असली प्लान गाजा का विकास करना नहीं है बल्कि उसे एक बिजनेस हब बनाकर वहां की जो प्राइवेट कंपनीज है उनके जरिए पैसा कमाना है, ठीक है, जिसमें वहां के जो लोकल लोगों का है वो कोई रोल ही नहीं रखा गया। लेकिन इस सब के बावजूद गाजा के लोग जो है वो पिछले काफी समय से इतनी ज्यादा तबाही और तकलीफ झेल चुके हैं कि वो इस 15 पॉइंट प्लान को भी मतलब कि स्वीकार करने को तैयार थे ताकि कम से कम तो मतलब कि हमले तो रुक सके। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, for Hamas, which has few cards left, disarmament is an imperative but must be matched by Israeli withdrawal. यानी कि इस लाइन का मतलब है कि हमस के पास अब फ्यू कार्ड्स लेफ्ट यानी कि बहुत ही कम विकल्प या फिर रास्ते बचे हुए हैं, इसलिए उसके लिए डिसआर्मामेंट यानी कि हथियार डालना या फिर हथियार छोड़ना अब एक इंपरेटिव यानी कि बहुत ही ज़रूरी या फिर मजबूरी यानी कि एक बात बन चुकी है। लेकिन इसके बदले में इजराइल की तरफ से भी सेना का विड्रॉल यानी कि फौजी वापसी या फिर जो पीछे हटना है वो उतना ही ज़रूरी या फिर बराबर होना चाहिए। यानी कि हमारा एडिटोरियल यहाँ पर बताना चाहता है कि गाजा में हुई इतनी बड़ी तबाही के बाद हमस अब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग पोजिशन में नहीं है, उनके पास बार्गेनिंग
यानी कि मोल भाव या फिर शर्तों पर बात करने के लिए कोई बड़ा रास्ता या फिर ताकत ही नहीं बची है, ठीक है। इसलिए जो है वो उन्हें अपने हथियार छोड़ने पर हाँ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर हमास अपने हथियार सरेंडर करता है तो शर्त ये भी होनी चाहिए कि इजराइल भी अपनी फौज या फिर मतलब कि फौज को जो है वो गाजा की ज़मीन से पूरी तरीके से वापस बुला ले, तो तभी तो शांति का समझौता काम कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आखिर में बताया जाता है, मिस्टर ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स मस्ट आस्क वेदर वाशिंगटन्स डिकेड्स लॉन्ग फॉस्टेन बार्गेन आर्मिंग एंड शील्डिंग अ मिलिटराइज्ड Israel on Israel's terms is worth continuing, or whether it will use its leverage as Israel's principal arms supply to compel a genuine withdrawal. It is still not too late. यानी कि इस लाइन का मतलब है कि मिस्टर ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स है यानी कि जो सलाहकार है, अब उनको जो है वो ये सोचना होगा कि वॉशिंगटन यानी कि जो अमेरिका की जो सरकार है, उनका जो मतलब कि दशकों पुराना जो मतलब कि फॉस्टियन बार्गेन है, फॉस्टियन बार्गेन यानी कि सौदा जिसमें छोटे फायदे के लिए जो है वो अपनी आत्मा या फिर ईमान जो है वो बेच दिया जाता है, एक तरीके से बेईमानी ही समझ लो। तो अब जो मतलब कि कई दशकों पुराना ये जो फॉस्टियन बार्गेन है वो चल रहा है, जिसमें वो इजराइल की हर शर्त पर जो है वो मतलब कि उसे आर्मिंग यानी कि हथियार देना और शील्डिंग यानी कि हर जगह पर बचाना या फिर ढाल देना, ढाल बनना, मतलब कि इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या उस सौदे को आगे चलाना सही है, या फिर अमेरिका इजराइल का जो प्रिंसिपल आर्म सप्लायर है यानी कि जो सबसे बड़ा हथियार देने वाला जो देश है, वो होने के नाते अपने लेवरेज यानी कि अपनी ताकत या फिर अपने दबाव का इस्तेमाल करके इजराइल को गाजा से एक जेन्युइन विड्रॉवल यानी कि सचमुच की फौजी वापसी के लिए कंपेल कर ले, मजबूर करेगा, ठीक है। यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एडिटोरियल यहाँ पर पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करता है और कंक्लूड करते हुए कहता है कि अमेरिका को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। यहाँ पर अमेरिका सालों से इजराइल को आंख बंद करके हथियार और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो देता आया है, लेकिन अब इस जंग यानी कि जब इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में मतलब कि संकट फैल गया है और खुद अमेरिका को नुकसान हो रहा है, तो ट्रंप के पास ये मौका है कि वो इजराइल को दिए जाने वाले जो हथियार की जो सप्लाई है वो रोकने की धमकी देकर उन्हें जो है वो गाजा से फौज वापस बुलाने पर मजबूर करे। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फॉस्टेन बार्गेन जो है वो एक बहुत ही मशहूर जर्मन कहानी से आया है, जहाँ पर फॉस्ट नाम का एक आदमी शैतान को जो है वो अपनी आत्मा बेच देता है थोड़े वक्त के फायदे के लिए। तो पॉलिटिक्स में जो है वो इस टर्म का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश किसी छोटे फायदे के लिए अपने सारे उसूल या फिर जो अपनी मॉरल वैल्यूज है यानी कि जो नैतिक मूल्य है उनको किनारे कर देता है, एक तरीके से बेच देता है, ऐसे कह दो, ठीक है। अमेरिका अगर इजराइल को वापस देना बंद कर दे तो इजराइल के लिए जो है वो बड़ी जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अमेरिका के पास ये सबसे बड़ा लेवरेज यानी कि दबाव या फिर मतलब कि जरिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारी जो एडिटोरियल है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको एडिटोरियल अच्छे से मतलब कि क्लियर है, सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ क्विजेस लगाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है टोन ऑफ द पैसेज को लेकर कि हमारे मतलब कि पैसेज का टोन कैसा था। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि भाई हमारे पैसेज का जो टोन है वो सेलिब्रेटरी था या फिर ऑप्टिमिस्टिक था। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि पैसेज में जो है वो गाजा की सिचुएशन, सिविलियन डेथ, रिस्ट्रिक्टेड एड्स और जो पॉलिटिकल डिसीजन है उनको लेकर कंसर्न और क्रिटिसिज्म जताई गई थी, ना कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा था या फिर कोई फ्यूचर को लेकर जो है वो पॉजिटिव बातें हो रही थी, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं है करेक्ट। दूसरा आता है कि भाई क्रिटिकल एंड कंडेमनेटरी था, तो ये सही हो सकता है क्योंकि राइटर इजराइल की पॉलिसीज या फिर जो हमस की डिसआर्मामेंट इश्यूज है, यूएस की पॉलिसी एंड प्रपोज्ड न्यू गाजा विजन को स्ट्रांगली क्वेश्चन करते हैं। वर्ड जैसे कि डिजास्टर, नेकेड प्रॉफिटरिंग, फॉस्टेन बार्गेन क्लियरली जो है वो क्रिटिकल एटीट्यूड दिखाते हैं। कहीं पर जो है वो हमारे ऑथर ने सरकास्टिक वे में भी कुछ चीज़ें बोली है। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा ऑप्शन क्रिटिकल एंड कंडेमनेटरी, इसे आप जो है वो कंसिडर करके चलो। दूसरा आता है न्यूट्रल एंड डिटैच, यानी कि मतलब कि एक तरीके से न्यूट्रल था या फिर डिटैच था यानी कि अलगाव वाला था। तो राइटर सिर्फ फैक्ट लिस्ट नहीं कर रहे थे, वो पॉलिसीज को इवैल्यूएट भी कर रहे थे, उनकी क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, तो इसलिए डिटैच होने का तो कोई टोन ही नहीं था, ठीक है। हमारा अगला आता है ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, कि भाई हंसी वाला, हंसी मजाक वाला था, ऐसा आपको फील हुआ। तो पैसेज का सब्जेक्ट वॉर था, सिविलियन सफरिंग थी, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था, टोन सीरियस था, ह्यूमरस नहीं था, ठीक है, सीरियस बातें हो रही थी। लास्ट हमारा आता है अनसर्टन एंड अनडिफरेंट, यानी कि
ऐसा कोई टोन था हमारा जिसमें जो है वो ऐसा दिखाया गया कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो राइटर जो है वो क्लियरली कंसर्न्ड है, हमारे राइटर को कंसर्न ऐसा तो है नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूएस को अपनी पॉलिसी रिकंसिडर करने की सजेशन देते हैं हमारे मतलब कि राइटर, तो इन डिफरेंस बिल्कुल तो सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा था क्रिटिकल एंड कंडेमनेटरी, यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे जो राइटर है वो मतलब कि इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और थोड़ी निंदा भी जता रहे थे उनके कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ पर भी, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। यानी कि पैसेज से कौन सी बातें लॉजिकली कंक्लूड की जा सकती है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, कंटिन्यूड इजरायली कंट्रोल्ड ओवर गाजा में मेक मीनिंगफुल रिकंस्ट्रक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन डिफिकल्ट। तो भाई ये तो बात सही है, पैसेज बताता है कि इजराइल रिकंस्ट्रक्शन को ब्लॉक कर रहा है और गाजा के लार्ज एरिया पर कंट्रोल भी रखता है। इससे मतलब कि लॉजिकली इन्फर होता है कि रिकंस्ट्रक्शन और नॉर्मल लाइफ रिस्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा आता है, द राइटर बिलीव्स दैट हमस डिसआर्मामेंट अलोन वुड बी सफिशिएंट टू रिजॉल्व द गाजा कन्फ्लिक्ट, यानी कि मतलब कि हमस का जो डिसआर्मामेंट है वो मतलब कि अकेला ही सफिशिएंट होगा गाजा का कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए। तो ये तो रॉन्ग है। राइटर क्लियरली हमस के डिसआर्मामेंट के साथ इजरायली विड्रॉवल की नेसेसिटी भी डिस्कस करते हैं कि इजराइल से जो है वो मतलब कि इजराइल ने क्या करना चाहिए कि गाजा से जो अपनी सेना है वो वापस बुलानी चाहिए, सिर्फ हमस को डिसआर्म करना इनफ नहीं बताया गया, ठीक है। इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला हमारा आता है, यूएस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स मे हैव इन्फ्लुएंस वाशिंगटन्स इंटरेस्ट इन अ न्यू वेस्ट एशिया इनिशिएटिव, ये भी करेक्ट है। पैसेज जो है वो फ्यूल क्राइसिस, राइजिंग अमेरिकन पेट्रोल फर्टिलाइजर कॉस्ट या फिर जो अपकमिंग यूएस मिड टर्म्स इलेक्शंस हैं उनका मेंशन करते हैं। इससे इन्फर होता है कि भाई यूएस के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको भी जो है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ करेक्ट हो सकती है। अगला हमारा आता है, नेतन्याहूज डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन मे बी अफेक्टिंग हिज पोजीशन ऑन इजरायली विड्रॉवल, ये भी करेक्ट है। राइटर के अकॉर्डिंग नेतन्याहू के लिए विड्रॉवल पॉलिटिकल रेपरकशंस क्रिएट कर सकता है और उनकी जो राइट विंग कोएलिशन का सपोर्ट है वो भी अफेक्ट कर सकता है। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक फैक्टर है, ठीक है, इसे हम करेक्ट मानेंगे। लास्ट हमारा आता है, द प्रपोज्ड न्यू गाजा विजन इज प्रेजेंटेड बाय द राइटर एज एंटायरली ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, यानी कि हमारे राइटर ने जो है वो मतलब कि ये जो न्यू गाजा जो है वो आइडिया जो था, विजन जो था, उसको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर इस तरीके से बताया है। तो राइटर जो है वो न्यू गाजा विजन को नेकेड प्रॉफिटरिंग का अटेम्प्ट जैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि जो है वो ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसे एंटायरली ह्यूमैनिटेरियन कहना पैसेज के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो हमारा जो पहला, तीसरा और जो चौथा आंसर है ना वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी सारे हमारे जो है वो मतलब कि लॉजिकली इन्फर नहीं किए जा सकते पैसेज से। इस तरीके से आपको समझना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि मतलब कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि झूठे हैं, वो स्टेटमेंट्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला आता है कि भाई इजराइल हैज कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप आफ्टर द सीज फायर, तो ये तो फॉल्स है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पैसेज क्लियरली कहता है कि इजरायली फोर्सेस अबाउट 65% ऑफ द स्ट्रिप होल्ड करती है। सो कंप्लीट विड्रॉवल नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, फॉल्स वाले स्टेटमेंट ढूंढने हैं, तो इससे कंसिडर आप करिए, ठीक है। हमें फॉल्स वाला चाहिए था, एक मिल गया। दूसरा आता है, Hamas had agreed to decommission and store its heavy weapons in phases under the proposed roadmap. तो ये तो भाई ट्रू था, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग हमस ने हैवी वेपन्स को फेजेस में डीकमीशन और स्टोर करने पर एग्रीमेंट दिया था, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू था। हमें फॉल्स ढूंढना है, तो हमें ट्रू वाला सेंटेंस नहीं चाहिए, इसे करेंगे एलिमिनेट। तीसरा आता है, द राइटर सजेस्ट दैट द यूएस शुड कंसिडर यूजिंग इट इन्फ्लुएंस ओवर इजराइल टू एनकरेज जेन्युइन विड्रॉवल, ये भी ट्रू था। राइटर यूएस से पूछता है कि क्या वो अपने लेवरेज को यूज करके इजराइल को जेन्युइन विड्रॉवल के लिए कंपेल कर सकता है, तो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉल्स वाले स्टेटमेंट देखने हैं। चौथा हमारा आता है, द प्रपोज्ड न्यू गाजा विजन इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स गवर्निंग बोर्ड, ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, क्योंकि पैसेज जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफिकली कहता है कि प्रपोज्ड न्यू गाजा विजन में नो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन वाला स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो हमारा जो चौथा होगा
वो फॉल्स है, इसे हम कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि हमें फॉल्स वाले स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। ठीक है, लास्ट एक बचता है, द पैसेज स्टेट्स दैट एड टू गाजा हैज रिमेन सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। तो ये भी हमने पढ़ा था भाई, ट्रू है, पैसेज में डायरेक्टली मेंशन किया गया है, डायरेक्टली कहता है कि एड रिमेन सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो सारी जो है वो मतलब कि रोकी जा रही थी। वहाँ के जो मतलब कि लोग हैं वो मलबे में, यानी कि जो रेक्स है, जो डेब्रीज है, उनके आसपास रह रहे थे। और हॉस्पिटल्स, जो स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स है, ऐसी जो मतलब कि बेसिक सुविधाएं हैं वो भी बंद कर दी गई थी। ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली मेंशन की गई थी। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन था और जो चौथा था ना, वही फॉल्स है, बाकी सारे हमारे ट्रू है। तो हमें जो है वो फर्स्ट और फोर्थ पर टिक करना है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए थे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एंटोनिम वाला क्वेश्चन आता है। हमें जो है वो एक वर्ड दिया गया है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का हमें क्या ढूंढना है? विपरीत वर्ड ढूंढना है, यानी कि अपोजिट, ओके, विरुद्धार्थी वर्ड ढूंढना है। पहले समझ लेते हैं कि सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है। सब्जुगेशन जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका मीनिंग होता है किसी को अपने कंट्रोल में लेना या फिर डोमिनेंस के अंदर रखना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा वो देखते हैं। पहला हमारा आता है डोमिनेशन। दोस्तों डोमिनेशन का भी तो मतलब होता है कंट्रोल करना, डोमिनेंस रखना। तो ये तो एंटोनिम नहीं है, ये तो सिनोनिम हो गया, तो इसे तो हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है कि किसी पर दबाव बनाना, फोर्सफुली किसी को कंट्रोल करना, किसी को दबाना, उसे हम सप्रेस करना कहते हैं। तो ये तो मतलब लगभग सब्जुगेशन जैसा ही मीनिंग दे रहा है कि भाई किसी को दबाया जा रहा है, किसी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, हमें चाहिए एंटोनिम। तीसरा आता है लिबरेशन। दोस्तों लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, एक तरीके से फ्रीडम। ठीक है, यानी कि सब्जुगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ये। लिबरेशन, सब्जुगेशन होता है कंट्रोल करना, लिबरेशन होता है आज़ादी देना। तो ये हमारा सही हो सकता है। ठीक है, इसे टिक करके चलेंगे। आगे आता है हमारा चौथा कंट्रोल। कंट्रोल का तो मतलब होता है किसी को अपने ताबे में रखना, किसी को अपने इन्फ्लुएंस में रखना, अपने प्रभाव में रखना, एक तरीके से अपने मतलब कि कंट्रोल। जैसा हम कंट्रोल तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, आपको समझ ही आ चुका होगा कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो ये भी अपोजिट नहीं है हमारा, ये तो मतलब कि डायरेक्ट सिनोनिम हो गया सब्जुगेट का। लास्ट हमारा आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना, हार्श कंट्रोल करना, किसी पर उत्पीड़न करना, किसी का शोषण करना। ठीक है, तो कंट्रोल करने का ही सेंस आ रहा है, एक तरीके से आप अत्याचार कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये भी तो हमारा मतलब कि सिनोनिम ही हो गया, एंटोनिम नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वर्ड था लिबरेशन, जो कि मतलब है आज़ादी दिलाना, फ्रीडम देना, जो कि सब्जुगेशन का मतलब कि अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्ड है। तो इस तरीके से आप समझिए कि सब्जुगेट का अपोजिट क्या होगा, सब्जुगेशन का अपोजिट हमारा लिबरेशन होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर एंटोनिम वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसी के साथ हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है, हमें हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि राइटर की पर्सनल या फिर एनालिटिकल पोजीशन किस स्टेटमेंट से बेस्ट रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज़ आपको बतानी है ढूंढ के। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है, अ जेन्युइन इजरायली विड्रॉवल शुड अकम्पनी हमस डिसआर्ममेंट। यानी कि यहाँ पर ये तो सही है क्योंकि राइटर क्लियरली कहते हैं कि हमस का डिसआर्ममेंट जो है वो इजरायली विड्रॉवल के साथ मैच होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक साइड से कंसेशन इनफ नहीं है, इस तरीके की बात जो है वो की गई थी। तो ये तो हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मतलब कि रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, द यूएस शुड रिकंसिडर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ आर्मिंग एंड शील्डिंग इजराइल विदाउट अ सफिशिएंट कंडीशन। ये भी सही है। राइटर जो है वो यूएस के डेकेड्स लॉन्ग पॉलिसी को जो है वो फर्स्ट इन बार्गेन कहते हैं, यानी कि अपने ईमान को बेच देना, इस तरीके से कह रहे हैं। और क्वेश्चन करते हैं कि क्या वॉशिंगटन को अपना लेवरेज यूज़ करके जेन्युइन विड्रॉवल इंश्योर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब कि एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये भी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है, द प्रपोजल रोड मैप हैज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर द पीपल ऑफ गाजा। ये तो रॉन्ग है दोस्तों। राइटर प्रपोज जो है वो मतलब कि 15 पॉइंट प्रपोजल को कंप्लीटली वर्थलेस नहीं मानते हैं। इंस्टेड वो कहते हैं कि बैटर्ड पीपल ऑफ गाजा इसे वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो बहुत ही परेशानी में ही है लोग, तो उनको कम से कम एक तरीके से वॉर्स तो नहीं होंगे, इस तरीके से जो है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो ये जो है वो मतलब कि रॉन्ग था। चौथा आता है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन में भी इन्फ्लुएंसिंग नेतन्याहूज रेजिस्टेंस टू विड्रॉवल। यानी कि राइटर जो है वो मतलब कि नेतन्याहू के राइट विंग कोalition और अपकमिंग इलेक्शंस को विड्रॉवल के अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लास्ट हमारा एक ऑप्शन बचता है, द राइटर कंसिडर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अप्रोच कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि राइटर जो है वो एग्जिस्टिंग अप्रोच को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मान रहे थे। यानी कि जैसा हमने पढ़ा था, एंटायर पैसेज जो है वो एक्चुअली करंट पॉलिसीज को चैलेंज और क्वेश्चन करता है। तो हमारा ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, पांचवा वाला, ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
हमारा पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फिट बैठती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारे जो सारे क्विजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बचते हैं हमारे मतलब कि वोकैब के कुछ वर्ड्स जो कि आज के हमने इस एडिटोरियल में पढ़े हैं, वो भी हम जो है वो एक बार अच्छे से यानी कि डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक बार आपको क्विक रिवीजन मिल जाए कि आज हमने कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था ब्रोकर्ड। दोस्तों ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है, ठीक है। ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है। इसका असली फॉर्म क्या है? ब्रोकर है, ठीक है। जब हम जो है वो मतलब कि इसकी फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो आती है ब्रोकर, और ये अभी तो मतलब कि पास्ट टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल में है। ब्रोकर्ड का मतलब होता है कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट डील करवाने में मेडिएटर का रोल प्ले करना। जैसे कि एक बिचौलिया होता है, जो दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं उनको सुलझाना, उनके बीच में एग्रीमेंट करना, एक तरीके से शांति लाना, उसे हम जो है वो ब्रोकर्ड करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंट्रीज है जो कि एक दूसरे से जो है वो एग्री नहीं करती, तो कोई तीसरी कंट्री जो है वो उनके बीच बात करवा सकती है, एग्रीमेंट करवा सकती है। तो उन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट ब्रोकर किया है, इस तरीके से। वैसे ही मान लीजिए कि दो दोस्तों की जो है वो फाइट हो चुकी है और टीचर जो है वो दोनों को बैठाकर कॉम्प्रोमाइज करवा देती है, तो टीचर ने क्या किया है? ब्रोकर्ड सेटलमेंट किया है, यानी कि एक तरीके से डील करवाना, समझौता करवाना, एग्रीमेंट करवाना, आपस में सुलह करवाना किसी तीसरे का आकर दो लोगों के बीच में, उसे हम जो है वो ब्रोकर्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला वर्ड हमारा क्लियर है। दूसरा आता है सीज फायर। सीज फायर एक नाउन है और इसका मतलब होता है फाइटिंग वॉर को टेम्पररी स्टॉप करने का एग्रीमेंट, उसे हम जो है वो सीज फायर कहते हैं। सीज का मतलब होता है रोकना और फायर का मतलब आप वॉर से समझ लीजिए, यानी कि जब जो वॉर को सीज कर दिया जाता है, टेम्पररीली स्टॉप करने का एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसे हम सीज फायर कहेंगे। सीज फायर का मतलब हमेशा परमानेंट पीस नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो हमेशा के लिए ही वॉर रुक गया है, सिर्फ फाइटिंग को रोकने की एग्रीमेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन तक फायरिंग जो है वो नहीं होगी, तो ये होता है मतलब कि सीज फायर। सीज का मतलब होता है स्टॉप, फायर का मतलब फाइटिंग। सीज फायर फाइटिंग रोकना। डेसिमेशन हमारा तीसरा वर्ड आता है, ये हमारे पास नाउन है। डेसिमेशन का मॉडर्न मीनिंग है किसी पॉपुलेशन, ग्रुप या फिर सिस्टम का बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होना या फिर सीवियर रिडक्शन होना, उसे हम जो है वो मतलब कि डेसिमेशन कहते हैं। ये जो वर्ड है वो यूजुअली सीरियस डिस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पैसेज में बम्बार्डमेंट एंड डेसिमेशन ऑफ गाजा, यानी कि गाजा में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिस्ट्रक्शन और हैवी लॉस हो रहा है, बमबारी की जा रही है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी नेचुरल डिजास्टर के बाद किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ा, मतलब कि उसका जो बहुत ही बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है, तो उस सिचुएशन को जो है वो डेसिमेशन डिस्क्राइब कर सकता है। उस सिचुएशन को हम जो है वो डेसिमेशन के थ्रू यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेसिमेशन आपको सिंपल यानी कि ध्यान रखने के लिए इतना ध्यान रखना है कि जब कहीं पर मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही मचती है, तो उसे हम डेसिमेशन कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है डी कमीशन। दोस्तों डी कमीशन ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी मशीन, किसी फैसिलिटी, वेपन या फिर मिलिट्री सिस्टम को ऑफिशियली सर्विस से हटा देना या फिर उसे बंद कर देना, उसे हम जो है वो डी कमीशन कहेंगे। जैसे कि हमने जो है वो पैसेज में हमस के वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, डी कमीशन वेपन्स, यानी कि वेपन्स को ऑफिशियली इनएक्टिव करना, ऑपरेशनल यूज से बाहर कर देना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर कोई मतलब कि ओल्ड पावर प्लांट अनसेफ हो गया है और गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली उसे ऑपरेशन से हटा देती है, तो प्लांट वॉज डी कमीशनड, इस तरीके से हम कह सकते हैं द प्लांट वॉज डी कमीशनड, यानी कि ऑफिशियली सर्विस से हटा दिया गया। ये होता है डी कमीशन करना, किसी चीज़ को उसकी सर्विस से हटा देना, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है सब्जुगेशन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था हमारे एंटोनिम्स के क्वेश्चन में। सब्जुगेशन नाउन है। सब्जुगेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन, ग्रुप या फिर मतलब कि टेरिटरी को फोर्स के थ्रू अपने कंट्रोल, डोमिनेंस के अंदर रखना, उसे हम सब्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि पावर प्लस डोमिनेशन प्लस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने का भी सेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पावरफुल रूलर किसी रीजन को फोर्सफुली कंट्रोल करता है और उसकी जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को मतलब कि ख़त्म कर देता है, तो इससे जो है वो सब्जुगेशन कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब कि फोर्सफुली, ज़बरदस्ती कंट्रोल करना किसी पर, ये होता है सब्जुगेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जिंगोइस्टिक। दोस्तों जिंगोइस्टिक एग्जेक्टिव है और जिंगोइस्टिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली अग्रेसिव नेशनलिज्म, स्पेशली जब कोई कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए वॉर या फिर मिलिट्री एक्शन को अग्रेसिवली सपोर्ट करती है, तो उसे हम जिंगोइस्टिक कह सकते हैं। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में हमारी कंट्री सबसे बेस्ट है और ज़रूरत पड़े तो फोर्स वॉर से अपनी सुपेरियरिटी प्रूव करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई मतलब कि
पॉलिटिकल ग्रुप हर इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलिट्री अटैक को मानता है और एक्सट्रीमली अग्रेसिव नेशनलिज्म प्रमोट करता है, तो उसकी थिंकिंग कैसी है? जिंगोइस्टिक हो सकती है। अग्रेसिव नेशनलिज्म कट्टरवादी हो सकती है, इस तरीके से हम कहेंगे, ये होता है जिंगोइस्टिक। दोस्तों अगला हमारा वर्ड आता है रेपरकशंस। दोस्तों ये नाउन है, सिंगुलर इसका होता है रेपरकशन। अब क्योंकि इस पे एस लगा है तो रेपरकशंस यानी कि ये प्लूरल है। रेपरकशंस का मतलब होता है किसी एक्शन, किसी डिसीजन के बाद आने वाले नेगेटिव या फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो बाद में असर आते हैं वो। जैसे कि एक्शन हुआ, बाद में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के जो सीरियस इफेक्ट होंगे उसे हम रेपरकशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर स्टूडेंट जो है वो रिपीटेडली एग्जाम में चीटिंग करता है और पकड़ा जाता है तो सस्पेंशन, रेप्यूटेशन लॉस एक्सेट्रा, ये जो सारे हैं उस एक्शन के क्या है? रेपरकशन है, नतीजे हैं, तो उसे हम कहेंगे रेपरकशन। नतीजों को हम क्या कहेंगे? रेपरकशन कह सकते हैं। ठीक है, कोएलिशन हमारा अगला वर्ड आता है। ये हमारे पास नाउन है। कोएलिशन का मतलब होता है दो या फिर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स का मिलकर जो है वो कॉमन पर्पस के लिए अलायंस बनाना, उसे हम जो है वो कोएलिशन कहते हैं। जैसे कि हमने राइट विंग कोएलिशन पढ़ा था, मल्टीपल पॉलिटिकल ग्रुप्स पार्टीज का अलायंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्टी है जिसका नाम है पार्टी ए, उसके पास 100 सीट्स है और पार्टी बी के पास जो है वो 80 सीट्स है, दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो क्या हो गया? कोएलिशन हो गया, पॉलिटिकल अलायंस हो गया। इस तरीके से हम समझेंगे। ओके, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फार्सिकल। फार्सिकल हमारे पास एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है इतना एब्सर्ड, इतना मतलब कि रिडिकुलस या फिर रिडिकुलस लुकिंग कि सीरियस सिचुएशन भी ऑलमोस्ट कॉमेडी जैसी लगे, उसे हम फार्सिकल कहते हैं। जैसे कि आपको फार्स पता होगा, फार्स क्या है? तो एक मतलब कि जॉनरा है इंग्लिश लिटरेचर में, उसी तरीके से फार्सिकल यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ दिस इज फार्सिकल, तो ये क्या है? मतलब कि ऐसा, मेरा मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन बहुत ही मतलब कि सीरियसली रिडिकुलस है, हंसी आ रही है, इस तरीके से मजाकिया लग रही है, ये होता है फार्सिकल। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्कूल ने जो है वो मतलब कि चीटिंग रोकने के लिए रूल बनाए गए, लेकिन टीचर्स खुद स्टूडेंट्स को आंसर बता रहे हो, तो ये चीज़ फार्सिकल है कि भाई हंसी वाली बात है कि टीचर्स ने जो है वो स्कूल के लिए जो है वो रूल बनाए चीटिंग के लिए और खुद ही जो है वो मतलब कि आंसर्स बता रहे हैं। ये कैसा है? फार्सिकल है। द होल सिस्टम इज फार्सिकल, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट एक वर्ड आता है लेवरेज। दोस्तों लेवरेज ये जो वर्ड है वो नाउन के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो और वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हो। लेवरेज का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। लेवरेज का जो मीनिंग है वो क्या होता है? किसी के पास जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस या फिर जो एडवांटेज है, उसका यूज़ करके सामने वाले पर प्रेशर डालना, उसे जो है वो लेवरेज कहा जाता है। जैसे कि पैसेज में हमने पढ़ा था कि यूएस के पास इजराइल पर इन्फ्लुएंस है क्योंकि यूएस इजराइल का मेजर आर्म सप्लायर है। राइटर कहते हैं कि यूएस को अपने इस लेवरेज का यूज़ करके जेन्युइन विड्रॉवल के लिए प्रेशर बनाना चाहिए, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे पास ग्रुप प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट डेटा है और बाकी टीम को जो है वो तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम्हारी ये पोजीशन तुम्हें लेवरेज देती है कि तुम जो है वो दूसरे से अपना फ़ायदा निकलवा सको या फिर दूसरों पर दबाव बना सको। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, एडवांटेज को प्रेशर के लिए यूज़ करना। इस तरीके से हम समझेंगे कि लेवरेज यानी होता क्या है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ हमने एडिटोरियल भी हमारा डिस्कस कर लिया, क्विजेस भी हमारे लगा लिए, साथ ही साथ हमारे जो आज के आर्टिकल में से जो भी मतलब कि वो कैब आ रहे थे, इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा जो है वो कैब के लिए अलग से सेशन चलता है, तो वहाँ पर आप जो है वो मतलब कि उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मतलब कि PYQ के कुछ यानी कि वो कैब है वो हम इंक्लूड करते हैं, या फिर कुछ मतलब कि स्पेशल बुक्स होती है हमारे पास आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें से हम जो है वो वर्ड सारे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उसे एक बार जो है वो चेकआउट ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।